नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी कपालभाति पर। कपालभाति यूँ तो एक शुद्धि क्रिया है, इसकी गिनती 6 क्रियाओं में की जाती है, लेकिन इसकी गिनती प्राणायाम में भी होती है। तो आइए कपालभाति प्राणायाम पर आज डिटेल से बात करते हैं। एक ऐसा प्राणायाम है ये जिसमें हमारे शरीर के 7 चक्कर प्रभाव में आते हैं। जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सब के सब एक्टिवेट होते हैं, जिससे उन केंद्रों से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमारे सारे शरीर में समान रूप से विचरण करता है, भ्रमण करता है। ये जो 7 चक्र हैं, जब हम श्वास को शक्ति के साथ बाहर फेंकते हैं इस प्राणायाम में, तो उस वक्त ये हमारे 4 चक्र उस वक्त हमारे प्रभाव में आते हैं। तो आइए इसकी विधि भी देखते हैं। आप अच्छी तरह इसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये चक्कर किस तरह एक्टिवेट होते हैं। दोनों हाथ आप घुटनों पर रख लेंगे अच्छी प्रकार। श्वास भरना आपने और श्वास को रुक कर शक्तिपूर्वक बाहर फेंकना है। संग संग पेड़ों को पीछे की ओर खींचना है, इस प्रकार। शांत हो जाएं। जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी से हम श्वास को शक्ति से बाहर फेंकते हैं। जैसे ही हमने श्वास को नासिकों से शक्ति से बाहर फेंका, पेड़ू हमारा पीछे की ओर जाता है। इससे क्या होता है कि जो नाभि मूल होता है वो बार बार रीढ़ से टकराता है। हमारे रीढ़ में जो चक्कर होते हैं, रीढ़ का जो अंतिम छोर होता है उससे 2 अंगुलों पर मूलाधार चक्कर होता है। दूसरा चक्कर स्वादिष्ठान चक्कर जनेंद्रिय के ठीक पीछे रीढ़ पर होता है, और नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर तीसरा चक्कर मणिपुर चक्कर होता है। जब ये बारंबार नाभिक मूल जो रीढ़ से टकराता है, इससे ये तीनों चक्कर प्रभाव में आते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। और जब हम श्वास को शक्ति से बाहर फेंकते हैं, तब हमारा अनाहत चक्कर जो हृदय के ठीक पीछे रीढ़ पर होता है वो भी एक्टिवेट होता है, वो भी प्रभाव में आता है। उसके बाद हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है, कंठ के ठीक पीछे रीढ़ पर होता है। यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। ये तीनों चक्कर तब प्रभाव में आते हैं जब हम अंतिम आवृत्ति में सारा श्वास बाहर निकाल देते हैं और श्वास को बाहर ही रोककर बाह्य कुंभक में तीनों बंद हम लगाते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। मूल बंद पहले लगा होता है, नाभि मूल को रीढ़ से लगाते हैं, उड़ान बंद हो जाता है, ठोडी को कंठ से लगाते हैं, जलंधर बंद हो जाता है। और उसके बाद हम क्रमवार बंदों को खोल लेते हैं और स्वाभाविक रूप से जो श्वास भरा जाता है उस श्वास में आंतरिक कुंभक लगाकर फिर तीनों बंद हम लगाते हैं और फिर रुकते हैं तीनों बंद लगाकर। अब की बार ये रुकने का जो समय होता है, जो हम बाह्य कुंभक में रुके थे उससे आधे समय के लिए हम रुकते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। जैसे ही श्वास सामान्य होते हैं तब हमारा श्वास लेने को मन नहीं करता है। ये जो स्थिति बनती है हमारी,
ये कैवल्य कुंभ की स्थिति होती है। यहाँ पर हमें कैवल्य कुंभ की अनुभूति होती है। जितना जितना हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, जितने जितने अभ्यास में परिपक्वता आती है, उतनी ही ये जो कैवल्य कुंभ की अनुभूति का समय होता है ये बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हम ध्यान की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो एक बार हम ये समझने का प्रयास करेंगे बाह्य कुंभक में हम कैसे रुकते हैं और फिर आंतरिक कुंभक में हम कैसे रुकते हैं। अंतिम आवृत्ति में मैं श्वास निकालूंगा, फिर बाह्य कुंभक, उसके बाद आंतरिक कुंभक। इस स्थिति में हमारा मन नहीं चाहता है कि हम आंखें खोलें और जो हमारी कंसंट्रेशन है वो सीधी आज्ञा चक्र पे चली जाती है। तो इस प्रकार ये सातों चक्र जो होते हैं हमारे शरीर के, ये प्रभाव में आते हैं और ये जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं इनमें से जो एनर्जी का फ्लो होने लगता है तो वो सारे शरीर में समान रूप से एनर्जी की सप्लाई होती है, उसका विचरण होता है। इस प्रकार ये सातों चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं। जैसे हम श्वास को बाहर फेंकते हैं, जैसे हम श्वास को शक्ति से बाहर फेंकते हैं, जो अपान प्राण होता है उसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो रीढ़ के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू होती है और वो हमारे मस्तिष्क तक जाती है। जो छोटा मस्तिष्क होता है वहाँ तक जाती है और उसको शुद्ध करती है। अगर हम यहाँ पर और थोड़ी शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं या फेंकने का हमारा अभ्यास होता है तो फिर जो हमारा बड़ा मस्तिष्क होता है वो भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क बिल्कुल उसका शुद्धिकरण हो जाता है। एक और जो बड़ा लाभ इस प्राणायाम का हमें मिलता है, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स का जो बॉटम भाग होता है वहाँ पर जो हमारी वायु रहती है वो साधारण श्वास से रिप्लेस नहीं होती है, लेकिन इस क्रिया में जब हम शक्ति के साथ बारंबार श्वास को बाहर फेंकते हैं तो जो बॉटम भाग में रुकी हुई वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। उसके स्थान पर नई शुद्ध वायु अंदर जाती है हमारे लंग्स के अंदर, जिससे क्या होता है कि हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई मिलती है और हमारी जो हमारी रक्त शोधन क्रिया होती है वो तीव्र होने लगती है और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसकी सारे शरीर में सप्लाई होने लगती है, जिससे हमारा सारा शरीर पहले से भी बेहतर स्थिति में कार्य करने लगता है। और ये जो हमारे नासिका के जो ट्रैक होते हैं इनका भी शुद्धिकरण होता है। श्वसन जो नलिकाएं हैं वो भी लचीली बनती हैं
इस प्रकार समस्त जो हमारी श्वास प्रणाली है वो स्वस्थ होकर अच्छा कार्य करने लगती है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से जो हमारे सेल्स होते हैं उनके टूटने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी हो जाती है और नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इससे जो हमारी विचार शक्ति होती है और जो हमारी स्मरण शक्ति होती है वो बड़ी शार्प होने लगती है। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। मूर्धा नाड़ी का शोधन होता है, कफ बाहर निकलता है, पेट के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हों, चाहे वो पैनक्रियाज है, चाहे वो स्प्लीन है, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो हमारी किडनीज हों, ये भी सब की सब एक्टिवेट होती हैं और इनकी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। एक ऐसा प्राणायाम है जिसको अगर हम सही विधि से करें तो हम काफ़ी रोगों से मुक्त हो सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ये मानसिक रूप को बिल्कुल स्वस्थ करने वाला प्राणायाम है, क्योंकि इससे मन बिल्कुल शांत होकर धीरे धीरे अपने आप ध्यान की ओर अग्रसर हो जाता है अगर हम कैवल्य कुंभक की अनुभूति तक पहुंचते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पर। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और योग करते रहिए। धन्यवाद।